तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। और इन्फ्लेशन हमेशा बुरा ही होता है क्या इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है, कुछ भी ओंगू पोंगू बोलते रहेंगे। तो आज हम इन्फ्लेशन के बारे में इन डिटेल जानेंगे। तो अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सब कहते रहते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन है क्या। तो अगर सीधी भाषा में बात करें, अगर किसी भी गुड्स के या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स के जो मान लो आज हैं दाम सर्टेन, मान लो 100 रुपये हैं, और कल जाके वो बढ़ जाते हैं प्राइस, तो हम उसे इन्फ्लेशन या फिर महंगाई बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे जो है पैसे की वैल्यू गिरती है, जैसे कि इंडियन रुपए की वैल्यू अब 88 हो गई है। ठीक है, यानी कि हमें 88 रुपये देने पड़ेंगे $1 परचेज करने के लिए। जो पहले 80 थी, उससे पहले 70 भी होती थी कभी। जिस जैसे जो पैसे की वैल्यू है वो गिर रही है। तो जब जब पैसे की वैल्यू गिरती है तो प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाते हैं। जैसे गोल्ड के प्राइस अब आसमान छू रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, पैसे की वैल्यू घट गई है, गुड्स की वैल्यू जो है बढ़ गई है। एक और वजह हो सकती है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकती है कि लोग या तो ज़्यादा पैसा कमाने लग गए हैं मेहनत करके। ठीक है। अ, या फिर हो सकता है कि सेविंग हो गया, फिर ब्लैक मनी इकट्ठा हो गया। दो तरीके से हो सकती है। बुरा तरीका है कि ब्लैक मनी या फिर सेविंग कर लो, और अच्छा तरीका है कि मेहनत करो। मेहनत करने से ज़्यादा इनकम होगी, और ज़्यादा इनकम से आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा और इन्फ्लेशन होगा। तो इसको मेज़र कैसे करते हैं? वो मेज़र करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जितना होगा उतना ही इन्फ्लेशन हम मान सकते हैं कि है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि हम ट्रैक करते हैं प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स, यानी कि एक बास्केट में जितने गुड्स हैं या फिर कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना बढ़ा है कितना घटा है। मेन बात यही है। तो ये होता क्यों है? पहला तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मान लो मेरे पास पहले 10,000 सैलरी थी, अब मेरी 20,000 सैलरी होगी, तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा। ठीक है, लेकिन सप्लाई तो उतनी है। सप्लाई ऐसा तो है नहीं कि आज कोई प्रोड्यूसर 10,000 यूनिट बना रहा है तो अगले ही दिन 20,000 या 1 लाख यूनिट बनाने लग जाए। क्योंकि टाइम लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ पाती, लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इस वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। देन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। जैसे कि कह सकते हैं कि तेल के दाम बढ़ गए। ठीक है, जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ गए। या फिर हो सकता है कि कोई मशीनरी होती है वो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, या फिर रिस्ट्रिक्शन लग गई है इंपोर्ट में, मटेरियल में। तो जितना भी ये एक और वजह से हो सकता है कि प्रॉफिट राइज हो रहा है। ठीक है, कंपनी को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो प्राइस इंक्रीज कर देगी। लेकिन ये एक सर्टेन प्रोडक्ट में होता है, ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट में होगा। तो इसका ग्लोबल लेवल पे या फिर पूरी इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर कंपनी प्राइस बढ़ा रही है तो अपने लेवल पे। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिकल लेवल पे होता है। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि माइक्रो और मैक्रो लेवल में फ़र्क होता है। माइक्रो लेवल यानी कि कंपनी या फिर इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी इन्फ्लेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन इकोनॉमिकल या फिर मैक्रो लेवल पे होता है। देन तीसरी वजह है मॉनेटरी फैक्टर, जो कि है हम जो आरबीआई है या फिर सेंट्रल बैंक है उसने ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया है। लोग कहते हैं ना कि अगर गरीबी हटानी है तो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक मनी ज़्यादा प्रिंट करके लोगों को क्यों नहीं दे देता। इसलिए नहीं दे देता क्योंकि ज़्यादा मनी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन आ जाएगा और इकोनॉमी डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी फिर हमारी। और सेविंग्स की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। अगर सब लोग सेविंग करने लगे, एफडीआं करवाने लगे, तो पैसा अटक जाएगा। ठीक है, और ब्लैक मनी से भी पैसा अटक जाता है। तो मेन बात यह है कि लोगों के पास अगर पैसा है, लोग मतलब लोग सोचेंगे कि भाई लोगों के पास पैसा है तो ये अच्छी बात है।
नहीं, ज़्यादा अगर लोगों के पास पैसा आने लगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो खतरनाक है इकोनॉमी के लिए। तो मेन बात यह है कि अगर लोगों के हाथों में पैसा अटक गया तो मनी का जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा और चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे और इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा। तो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन में फ़र्क होता है, और इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में भी फ़र्क होता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में तो आप समझ ही गए होंगे, क्वाइट अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन में तो प्राइस बढ़ जाते हैं एंड डिफ्लेशन में प्राइस जो है घट जाते हैं। इकोनॉमी जो है, अगर इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जबकि डिफ्लेशन में लोगों के पास से पैसा जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो डिप्रेशन की बात करें तो वो भी क्वाइट अपोजिट है इन्फ्लेशन के, जिसमें डिमांड गिर जाती है, प्राइस ड्रॉप होते हैं और लोगों के पास ना तो पैसा है ना जॉब है। तो अगर डिप्रेशन की बात करें तो ये बिजनेस साइकिल में होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम भी लगाया है। ये बिजनेस साइकिल में यूज़ होता है, प्रोडक्ट साइकिल में यूज़ होता है, इकोनॉमी में यूज़ होता है और मार्केटिंग में भी यूज़ होता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, बूम होगा, रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा और फिर रिकवर कर जाएगी। ये 4 स्टेप होते हैं हर चीज़ के। चाहे आप प्रोडक्ट ले लें, चाहे आप मार्केटिंग ले लें, चाहे आप इकोनॉमी ले लें, चाहे आप बिजनेस ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें ये डिप्रेशन आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो एक टर्म है, ठीक है? इन दोनों में ये भी फ़र्क है। तो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन दोनों अलग, क्वाइट अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है? सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनकी अति, कहते हैं ना, हर चीज़ की अति जो होती है वो खतरनाक होती है। तो इन दोनों की भी अगर अति हो जाती है तो वो खतरनाक है, वरना तो ये होने ही चाहिए हर इकोनॉमी में, ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में कैश फ्लो बनाए रखने के लिए। तो अगर इस सवाल की बात करें कि इज़ इन्फ्लेशन ऑलवेज़ बैड? तो नहीं, हमेशा इन्फ्लेशन जो है खतरनाक नहीं होता। अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है, 2 से 4% है तो गुड है। नॉर्मली जो इन्फ्लेशन है वो 6% के आसपास रहता है, ठीक है? हाई इन्फ्लेशन है, यानी कि 6% से साए 7% तो वो सेविंग को खा जाएगा, ठीक है? परचेज़िंग पावर ख़त्म हो जाएगी लोगों की। तो हाँ, सेविंग जो है वो सेविंग को ख़त्म कर सकती है। यानी कि अगर आप सेविंग करने लगेंगे, अगर सब सेविंग करने लगेंगे, सब एफडियाँ कराने लगेंगे, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और सेविंग ख़त्म हो जाएगी। तो बाय एनी मीन्स आप अगर सेविंग करेंगे तो भी आप फँसेंगे, और अगर आप मतलब ब्लैक मनी इकट्ठा करेंगे तो भी आप फँसेंगे, क्योंकि आप इकोनॉमी को दबा रहे हैं। आप भी एक इकोनॉमी का ही हिस्सा हैं, ठीक है? तो इन दी एंड अगर सब लोग सेविंग करने वही माइक्रो मैक्रो वाली बात, कि अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ तो उससे इकोनॉमी नहीं डूबेगी, लेकिन पूरी इकोनॉमी ही अगर सेविंग कर रही है तो इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाएगा। सेविंग से भी इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो सबसे खतरनाक होता है, इकोनॉमी को तबाह कर देता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। इनमें हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। हाइपर इन्फ्लेशन अगर सीधी भाषा में बात करूँ तो इन्फ्लेशन तो होता ही है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है, ठीक है? यानी कि आपके प्राइजेस बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, साथ में लोगों के पास जॉब भी नहीं है, तो कोई चांसेस नहीं है, आपकी इकोनॉमी ख़त्म है, ठीक है? तो कोई इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। इकोनॉमिक्स जो है वो एक न्यूट्रल चीज़ है। अगर कंट्रोल में सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल साइकिल में चल रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है जा रहा है, डिप्रेशन आ रहा है जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए हर कंट्री में होता है, ठीक है? डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उससे बच जाएंगे। हाँ, ये होता है जैसे कि यूएसए जो है वो डिप्रेशन से जल्दी निकल जाता है एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में अगर डिप्रेशन आया तो 10-10 साल चल जाएगा, लेकिन यूएसए में एक ही साल में डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो इकोनॉमी में ये फ़र्क होता है। इन्फ्लेशन है, जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन अगर आया तो वो मतलब काफ़ी लंबा चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है, 3 साल 4 साल चल सकता है। यूएसए में 6 महीने भी ख़त्म हो सकता है। तो इकोनॉमी में ये फ़र्क होता है। बाकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीज़ें ही हर इकोनॉमी में आती हैं और हर इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।